अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, मेरा ये चैनल ETFs के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करता हूं। मैं इस पे ETFs में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे स्विंग करते हैं और ETFs में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं इस चैनल्स पे बताता हूँ। जो भी मेरे नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल्स पे जो भी मेरा प्रीवियस वीडियो है आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो भी प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे या आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो मैंने इस पर काफ़ी सारा वीडियोस ETFs के रिगार्डिंग अपलोड किए हुए हैं। उसको पहले विजिट कीजिए, काफ़ी अच्छा नॉलेज मिलेगा इसके बारे में। और जो भी मैं रिसेंट में बता रहूँगा या मैं जो बाद में बताते जाऊँगा या जो भी मेरा रिसेंट वीडियो अपलोड होगा उसको देखने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा पहले प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको जानकारी पूरी मिल सके और शुरू से मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि कुछ नए इंडाइसेस लॉन्च हुए हैं, काफ़ी समय भी हो गया है और मैंने उन इंडाइसेस से रिलेटेड जो भी ETFs नए आए हुए हैं मार्केट में या जो भी लिस्टेड हैं उनके बारे में आज बताऊंगा। जिसमें से कि मैं एक ETF बता चुका हूं पहले, डिफेंस, जो निफ्टी डिफेंस जो नया इंडाइसेस आया हुआ था उस पर जो रिलेटेड ETF थे, एमओ डिफेंस करके, मैंने उस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। सो आप लोग उसको मेरे वीडियो सेक्शन में जाएं, देखें। और उसके अलावा मैंने कहा था कि जो भी नए ETFs आएंगे या मैं उन ETFs को तभी बताऊंगा जब उसमें बाइंग का मौका बनेगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि ऐसे सिर्फ बताने से कोई फायदा है नहीं। अगर मैं उस वक्त बाइंग का भी लेवल उसमें आ जाता है या बाइंग जोन में वो चल रहा है अभी, तो आपको भी बेनिफिट्स होगा, साथ ही साथ आप नया ETFs भी जान जाएंगे, खरीदने का भी मौका बनेगा तो वो भी जान जाएंगे, दोनों फायदा हो जाता है। इसलिए मैं समय का इंतजार करता हूँ उसको बताने के लिए। धीरे धीरे मैं सारे ETFs को कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे चलते हैं टॉपिक्स पे। तो आज का मेरा ETFs है इंडिया का एक जो नया इंडाइसेस लॉन्च हुआ है। तीन इंडाइसेस को मैं अभी कवर करूंगा आज। जैसे कि आप देखेंगे, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी ऑयल एंड गैस करके एक इंडाइसेस है। ठीक है, जो आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। थीमेटिक में जब हम लोग आएंगे, सॉरी थीमेटिक कहते हैं, सेक्टोरियल में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा निफ्टी, दो इंडाइसेस यहाँ पे मैं आज जिक्र करने वाला हूँ। पहले एक है निफ्टी मेटल और दूसरा है निफ्टी ऑयल एंड गैस। ठीक है, तो जब हम लोग, अगर हम लोगों को देखना है कि सर इसमें कौन कौन से स्टॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, ये भी पहले जान लेना बेहतर है कि इसमें स्टॉक्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए हम लोग पहले आज स्टॉक्स पहले देख लेते हैं। इसमें जो स्टॉक्स इन्वॉल्व होते हैं निफ्टी ऑयल एंड गैस में, लगभग मैं अगर कहूँ तो इसमें लगभग 15 स्टॉक्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो 15 का नाम आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एजिसलॉग, पेट्रोनेट, एटीजीएल, हिंदुस्तान पेट्रो और कैस्ट्रोलिन, BPCL, रिलायंस, ONGC, IOC, ये सारे इसमें जो भी हैं सारे ऑयल से, रिफाइनरी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं। और मैं इसमें एक चीज़ और डिस्क्लेमर बाद में दे दूंगा, पहले मैं समझा देता हूँ। आपने देख लिया इसमें स्टॉक्स कितने हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि ऑयल एंड गैस का जो ETF है, ठीक है, वो ICICI का ऑयल आई ETF है। ठीक है, ICICI का ऑयल आई ETF है। चलिए, ये ETF नया लॉन्च हुआ है। तो ये वो ETF का चार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ऑयल आई ETF। ठीक है, ये ETF ICICI का है, ज़्यादा पुराना नहीं है, मेरे ख्याल से 2024 में ये लॉन्च हुआ है अप्रोक्स। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये लगभग जुलाई मंथ में, जुलाई 2024 में इसका लॉन्चिंग है। ठीक है,
तो अभी मैंने इसको इसलिए बताना चाहा क्योंकि आप देखेंगे कि इसमें गिरावट कितनी हुई है अभी तक। अगर मैं इसका गिरावट कैलकुलेट करूँ, मेरा बताने का क्यों मकसद है, अभी मेरा मकसद ये है कि कहाँ पहले मौका बन रहा है। और मैं एक चीज़ डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी मैं अभी इंडाइसेस बताऊँगा, मेटल बताऊँगा, ऑयल एंड गैस बताऊँगा, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है जो अभी सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर कहा जा रहा है, ईवी। ठीक है, इन तीनों सेक्टर को आज मैं कवर करूंगा और तीनों वोलेटाइल सेक्टर है, इसलिए मैं कहूंगा कि इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका होना चाहिए, कम मिनिमम 8 से 10% की गिरावट पे मिनिमम। जैसे ऑयल एंड ये जो ऑयल एंड गैस है, इसमें कम से कम कोशिश कीजिए 8% मिनिमम गिरावट होनी चाहिए। और मेटल में इससे भी ज़्यादा गिरावट होता है, तो इसलिए उसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो डाउन ट्रेंड में आपको बाय करना है वो 10% का रखना है, मिनिमम 10% होनी चाहिए। और इसमें 8% रख सकते हैं या 10 भी रख सकते हैं, लेकिन 8% भी इसमें चलेगा, उससे कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरा ये कहना, मैं सिर्फ आपको ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा इंडाइसेस भी है, ऐसा ETF भी है। ठीक है, इसमें ट्रेड अच्छा होता है। ठीक है, ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही सतर्कता से करना है क्योंकि इसमें गिरावट भी उतनी है। ये तो चलिए आपका ETF है तो आपको इसमें चार्ट कम दिख रहा है, मैं इसका गिरावट पहले कैलकुलेट कर देता हूँ। इसमें आपको गिरावट तो ज़्यादा नहीं दिखेगी अभी फिलहाल। चलिए, इसमें मौका इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें गिरावट लगभग 25% की हुई थी, लेकिन अभी भी इसमें गिरावट 21 से 22% के आसपास बची हुई है। यानी कि ये ऊपर से 25% डाउन था, रिकवरी हुई है, लेकिन अभी फिर से इसमें गिरावट चालू है, तो यानी कि 21% ये ऊपर से डाउन है। तो मौका तो है, कोई भी इंडाइसेस 21% गिर रहा है, इसका मतलब है मौका तो है। बाकी तो और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आपको करना नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है। मौका किसमें है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए इसमें क्यों मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा गिरावट होती है, ये तो चलिए इंडाइसेस का चार्ट देखना होगा क्योंकि इसका चार्ट ज्यादा दिन का है नहीं, तो इसमें देखेंगे इसमें गिरावट होती कितनी है जब भी गिरावट होती है, ये भी जानना जरूरी है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके इंडाइसेस पे चलेंगे, इसका इंडाइसेस पे जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके इंडाइसेस पे जाएंगे, निफ्टी, ऑयल एंड गैस। ठीक है, इसके चार्ट को जब हम लोग यहाँ पे विजिट करेंगे, इसके चार्ट को जब हम लोग यहाँ देखना शुरू करते हैं, तो इसमें आपको दिखेगा कि इसमें गिरावट होती एक्चुअल में कितनी है। मैंने इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट लगाया है। ठीक है, ये वीकली चार्ट है, आप देखेंगे ये चार्ट आपको लगभग 2018 से कंटिन्यू दिखेगा। तो ये पीरियड कोविड का था, इसको अगर हम लोग छोड़ दें तो आपको इसके चार्ट में एक सबसे कॉमन चीज दिखेगा। मैं और पीछे लेके चलता हूँ, चलिए कोविड से भी मैं इसको और पीछे लेके चलता हूँ, चलिए 18-17 में चलते हैं, ऐसे देखते हैं। इसमें आपको एक कॉमन चीज दिखेगी, एक पैटर्न को आपको नोट करना है। क्या पैटर्न है वो, देखिए मैं आपको वो पैटर्न दिखा देता हूँ। क्यों मैंने इसको आज अपने वीडियो में शामिल किया है, वो मेरा कहने का क्या मतलब है वो आप समझे। देखिए ये जो ट्रेंड का चलता है, कैसे ट्रेंड चलता है, चलिए कोविड पीरियड को अगर हम इस पीरियड को हटा दें तो ये देखिए हमेशा साइडवेज चला, फिर अप ट्रेंड चला। ठीक है, फिर ये देखिएगा यहाँ साइडवेज चला, लगभग मैं अगर इस पीरियड को भी कैलकुलेट कर लूँ तो पूरा ये देखिए साइडवेज चला, फिर यहाँ से अप ट्रेंड चला, ये फिर साइडवेज चल रहा है। तो अभी ये कितना दिन साइडवेज होगा ये तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छी खासी करेक्शन है। तो साइडवेज मतलब मूवमेंट क्या होगा, इसमें डरना इसलिए नहीं है क्योंकि अगर ये साइडवेज हो भी रहा है तो उसका बॉटम ये है। जैसे कि यहाँ ये साइडवेज हुआ था, इसका ये बॉटम था, ये टॉप बनता था, फिर बॉटम बनता, फिर मतलब इसमें स्विंग अच्छा खासा मिला था इस पीरियड में। ऐसा नहीं कि साइडवेज हो गया तो सर ये तो चल ही नहीं रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका स्ट्रेटेजी अलग होगा क्योंकि ये साइडवेज चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, बहुत ही छोटे अमाउंट से हम लोग करना चाहेंगे। इसमें जब भी करना चाहिए बिल्कुल छोटे अमाउंट से करना चाहिए। अगर किसी का 10,000 का लॉट का साइज है, कैपेसिटी है उसका 10,000 का लॉट का साइज है, तो उसको एकदम 5,000 लगाना चाहिए। कोई 20,000 का है, एकदम उसको उसका आधा 10 कर दे, 10 से भी आधा रखे तो 10 से भी कम रखे तो अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि ये साइडवेज चलेगा, काफी दिन समय लेगा आपको। तो इसमें छोटा छोटा अमाउंट रखेंगे तो स्विंग करने में आपको बहुत मजा आएगा। देखिए इसमें कितना स्विंग मिला है, कम से कम 8% गिरता है, 8% 10% का स्विंग। इसको स्विंग को भी अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो देखते हैं इसमें छोटा छोटा स्विंग मिलता कितना है, ये भी देखना चाहिए हम लोगों को।
तभी तो समझ में आएगा। देखिए अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो लगभग देखिए इसमें 15% का स्विंग मिलता है। 15% का स्विंग ये दे रहा है। 15% का स्विंग, गिरावट होती है 15%, ऊपर जाती है। तो मेरा यही कहना कि इसमें आपको मिनिमम 8% मैंने इसलिए कहा था, ठीक है, 8% इसलिए मैंने इसमें कहा था 8 रखना। मेटल में 10 तो एनी हाउ रखना है, मेटल में 10%, उससे कम में नहीं चलना। क्यों? मेटल में गिरावट एक एक बार में जब मेटल का इंडाइसिस गिरता है तो लगभग 30 से 40% तक गिरता है इंडाइसिस, इसीलिए उसमें मिनिमम 10% के डाउन ट्रेंड पे ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए जैसे इसमें यहाँ गिरावट हुई है, लगभग 20% की गिरावट हो चुकी है। अगर 20% गिर चुका है और मैक्सिमम गिरावट अगर हम इसका कैलकुलेट करें कि सर मैक्सिमम इसका गिरावट कितना होता है, तो हम लोग प्रीवियस का चार्ट देखते हैं। इसका चार्ट लगभग 2015 से और पीछे चलते हैं। तो चलिए मैंने इसका पीछे का चार्ट देखा, कब का? 1500 का देखते हैं। चलिए इसमें सबसे ज्यादा गिरावट दिख रहा है, इसको कैलकुलेट कर लें ताकि हमको कॉन्फिडेंस मिले। हम लोग कैसे जानेंगे कि सर कितना गिरावट पे पैसा इन्वेस्ट करना, कितना दूर तक? इसमें देखिए लगभग जो भी गिरावट देख रहे हैं 25% मैक्सिमम हमको दिख रहा है, ठीक है। अगर कभी क्रैश हुआ है मार्केट तो वो अलग बात है, क्रैश को मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि वो एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं। चलिए यहाँ भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि एग्जैक्ट गिरावट होती कितनी है। लगभग देखिए मैक्सिमम इसमें 30% तक गया है। देखिए हम अगर काउंट करते हैं तो 30% इसमें मैक्सिमम गिरावट दिख रही है। 2011-12 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम इसको 30% ही मान के चलते हैं तो और 8% की गिरावट पे लेके चलते हैं तो फिर भी हमारा 4 ही लॉट खर्च होगा। तो इसलिए मेरा कहना है कि इसमें 8% की गिरावट एकदम बिल्कुल। और हमेशा याद रखिए गिरावट कितनी भी हो इंडाइसेस या ईटीएफ में, उसको हम लोग अपने स्ट्रेटेजी से ही बांध सकते हैं। स्ट्रेटेजी अगर मजबूत रहेगा तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना हम उसमें डरेंगे। गिरो, तुम 30% गिरोगे, मेरा स्ट्रेटेजी 8% गिर जाओ ना, पैसा तो मेरे पास पड़ा हुआ है। कोई 40% गिर रहा है, मेरा स्ट्रेटेजी 10% का है, गिरो, मेरे पास 4 लॉट का पैसा पड़ा हुआ है, गिरो कितना गिरते हो। तो स्ट्रेटेजी जब तक स्ट्रांग नहीं रखिएगा तब तक आप नहीं चल पाइएगा इन सभी में। और इस सब में जब गिरावट होती है तो इसमें रैली भी उतना अच्छा मिलता है। रैली भी कैलकुलेट करना चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ गिरावट कैलकुलेट करें। क्या इसमें रैली नहीं मिलती है? आप देखिए अगर किसी का मान, देखिए रैली कितनी मिली है, लगभग 86-87% का रैली मिला है। कितने समय में मिला है ये भी देख लेंगे हम लोग, या यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं इस गिरावट से, मान लेते हैं हम यहीं से कैलकुलेट करते हैं। लगभग 70-72% मिला है गिरावट में। कितने दिन में मिला है? सितंबर में मिला है। और कब से मिला है ये भी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। लगभग ये है अगस्त, ये भी वही हाल है सब। तो 1 साल के अंदर इसने 70 से 72% का रिटर्न दिया है अप्रॉक्स। तो यही हाल, इसलिए मैंने इसको दिखा कि इसमें अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। अगर ये साइडवेज चलता भी है तो भी मुझे खरीदारी या मुझे जो मौका मिला खरीदारी करने वो बॉटम में मिला है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। लेकिन मैं बार बार कहता हूं इसमें अमाउंट कम रखना है, कम रखना है, ठीक है, कम से रखना है, ताकि अगर रैली दिया गिरावट भी होगी तो अपना टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा कोशिश कीजिए जो हमारे मार्केट का हाथी है पैसा मैक्सिमम वहां होना चाहिए। ये सब हाथी थोड़ी है, ये सब तो छोटा छोटा चीटी है मार्केट का। हाथी क्या है? फाइनेंस, निफ्टी 50, ब्रॉडर इंडेक्स में, ब्रॉडर इंडेक्सेस में हमारा ज्यादा पैसा होना चाहिए हमेशा। सेक्टोरियल में भी जो बड़ा है जैसे कि बैंक है, आईटी है, उन सब में होना चाहिए, छोटे नहीं। ये तो बहुत छोटा सेक्टर है सब। इसका निफ्टी 50 में कितना वेटेज है? 2.5% का वेटेज है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान रखिएगा, ये नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा मौका दिखा तो इसलिए मैंने इसको बताया। चलिए अब हम लोग ऑयल एंड गैस को हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेटल पे। चलिए जब लोग मेटल पे चलेंगे तो मेटल में आप लोग देखेंगे ये सारा इंडाइसेस न्यू है, इसलिए इसमें चार्ट ज़्यादा अवेलेबल मिलता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से देखेंगे इसका? हम लोग इसके इंडाइसेस के चार्ट को देखेंगे। देखिए ये कितना वोलेटाइल है, ठीक है ना। इसका वोलेटिलिटी आपको कम समय का चार्ट भी देख सकते हैं। तो ये मुश्किल से 1 साल का भी चार्ट नहीं है, फिर भी इसका वोलेटिलिटी देखिए, इसमें गिरावट कितनी हुई थी ये पहले कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम अभी गिरावट हुई है 18% के आसपास गिरावट हुई है। और अभी फिलहाल इसमें डाउन ट्रेंड जो है ऊपर से 13 से 14% के आसपास ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। और इसमें गिरावट मैं पहले ही कह देता हूँ, इसमें गिरावट बहुत ज़्यादा होती है मेटल में, ठीक है। कैसे? चलिए हम लोग क्या करेंगे, मेटल का इंडाइसेस में चलेंगे।
निफ्टी निफ्टी मेटल के इंडाइसेस पे चलेंगे। देखिए मेटल का जब हम लोगों ने इंडाइसेस ओपन किया तो यहां आपको दिखेगा, देखिए ये मैंने निफ्टी मेटल का इंडाइसेस ओपन किया, ठीक है। आपको इसमें गिरावट देखिए कितनी होती है, ये जो गिरावट है ये कितनी होती है ये जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तभी आप इसमें स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि कितनी गिरावट होती है, कितना हम लोगों को रखना है। देखिए 34 से 35% की गिरावट एक बार में होती है, इसलिए मैंने कहा है 35% गिरावट आम है मेटल में। जब इसमें गिरावट होती है तो बहुत भयंकर होती है, ठीक है। और फिर देखिए वही रैली जब यहाँ से आई तो कितनी रैली आई, इसकी गिरावट के बाद की अगर आप रैली कैलकुलेट करेंगे, यहाँ गिरावट हुई तो फिर इसने रैली भी लगभग 45% का दिया, तो गिरता भी उतना ही। इसलिए हमें स्ट्रेटेजी इसमें 10% का एनी हाउ रखना है, इसमें जो गिरावट होनी है 10%। अब हम लोग वहां देखेंगे गिरावट एक्चुअल में हुई कितनी है, अभी क्या मौका है। हम लोग यहां भी चलेंगे, ठीक है। इसमें अभी फिलहाल गिरावट हुई थी 15% की, और अभी फिलहाल 9-10% के आसपास की गिरावट है। तो यानी इसमें कोई भी अगर शुरुआत करना चाहता है तो क्या लगाएगा अमाउंट, मैंने कहा है कि सब इसमें बहुत छोटा, अगर कोई 10,000 का लॉट लगाता है तो एकदम 5,000 लगाए, 4,000 लगाए, इसमें ज़्यादा नहीं लगाने का है। गिरावट होगी तो देखा जाएगा, इसमें देखेंगे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले हम लोग देख लेंगे कहाँ तक है। तो आप जब इसको यहाँ से इसमें देखेंगे कि लगभग इसका सपोर्ट यहाँ पे है, ये तो मैं इंडाइसेस में आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब इसके और इसमें हाँ, और मैं दिखा देता हूँ इसमें गिरावट एक्चुअल में होती कितनी है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये कोविड पीरियड है, इसको अगर हम लोग छोड़ दें, ठीक है, ये 2020 में कोविड आया था, लेकिन गिरावट इसमें देखिए 2018 से ही शुरू हो गई थी, 2018 से ही गिरावट शुरू, क्योंकि उस वक्त शायद कुछ चाइना का मैटर आया था, चाइना का मैटर था, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा गिरावट हो गई थी, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें 40% तो माइंड सेट करके चलिएगा इसमें कि 40% गिरावट होती ही होती है। 10% जब डाउन जाएगा तभी हम लोगों को दूसरा लॉट लगाना है, नहीं तो बैठे रहना। और लॉट साइज एकदम छोटा होना चाहिए इसमें, एकदम छोटा, ये नहीं कि जितना हुआ डाल दिए। ये बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर है मेटल, ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस तो थोड़ा कम भी है, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो सबसे ज़्यादा अगर कहें तो वोलेटाइल सेक्टर है ये, ठीक है। तो चलिए समझ गए। और हाँ, अब आप लोगों का क्वेश्चन है सर इसमें कौन कौन सा क्या कहते हैं, एक बार हम लोग इसका चार्ट पे भी डिस्कस कर लेते हैं, ETF के चार्ट पे भी। तो लगभग इसका सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल, और इसमें गिरावट अगर आएगी तो और नीचे तक गिरावट आएगी, और मेरे ख्याल से गिरावट आनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो आप लोग अपना इसमें देखिएगा मौका क्या है। तो चलिए हम लोग इसका एक बार स्टॉक चेक कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से स्टॉक आते हैं, ये भी देखना जरूरी है, तभी हम लोगों को उस पर भरोसा होता है। हम लोग चलेंगे NSE पे, ठीक है। तो जब हम लोग NSE पे जाते हैं, निफ्टी मेटल, पहले हम लोग यहाँ क्या जाएंगे, मार्केट डाटा में जाएंगे, इंडाइसेस में जाएंगे। आपको यहाँ पे जो मेटल है वो आपको दिखेगा सेक्टोरियल इंडाइसेस में, मेटल दिखेगा सेक्टोरियल इंडाइसेस में। तो आप लोग यहाँ ब्रॉडर के नीचे जाएंगे तो यहाँ पे सेक्टोरियल आएगा, इसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा निफ्टी मेटल। जब हम लोग मेटल को टच करेंगे तो देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ठीक है। नेशनल एल्युमिनियम, अपोलो, अडानी इंटरटेन, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें JSL, टाटा स्टील होगा, वेलकॉर्प, हिंदुस्तान जिंक्स, VDL, सेल, NMDC, हिंडाल्को, JSW स्टील, मतलब जितने भी बड़े बड़े कंपनियां हैं इसके अंदर, सारी कंपनियां हैं इसके अंदर, लेकिन थोड़ा वोलेटाइल सेक्टर है इसलिए इसमें थोड़ा सा सतर्कता से रहना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसका, EV का, ठीक है। हम लोग किसका बात करेंगे अब, EV का बात करेंगे नेक्स्ट। ऑयल भी बता दिया मैंने, अब हम लोग चलेंगे EV इंडिया पे। EV इंडिया का जो मैंने बताया कि EV इंडिया करके एक EV न्यू एज
ऑटोमोटिव करके एक इंडाइसेस है, निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव्स, ठीक है, ये उसी को रिप्लिकेट करता है, ईवी इंडिया। ठीक है, ये मिराई का है, ये ETF मिराई का है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं, आप अच्छा खासा मौका बन रहा है इसमें भी। कैसे, तो वो भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें भी गिरावट लगभग अच्छी खासी हुई थी, 17 से 18% हुई थी, और अभी भी फिलहाल इसमें 14% की गिरावट है। ठीक है, और जान रहे हैं कि हम लोग क्या जान रहे हैं कि EV में काफ़ी ग्रोथ फ्यूचर दिख रहा है कि हर तरफ गाड़ियां जो भी आ रही हैं EV से रिलेटेड ही आ रही हैं, सारी बैटरी वाली ही गाड़ियां लगभग, चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर हो। तो इसका ग्रोथ फ्यूचर तो अच्छा खासा, और अभी इसलिए नहीं दिख रहा है इसमें ग्रोथ ज़्यादा क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा चार्जिंग स्टेशन का प्रॉब्लम है। जिस दिन चार्जिंग स्टेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंडिया में, तो उस दिन ये सेक्टर इतना फास्ट भागेगा, किसी के हाथ में नहीं आने वाला है। सिर्फ चार्जिंग स्टेशन के कारण उसकी सेलिंग थोड़ी डाउन रहती है। जिस दिन वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, ये रॉकेट बनेगा। ठीक है, बाकी ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। और चलिए, ये आपने देख लिया, इसमें 14% के टॉप से गिरावट है। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर जो भी मैं बताया अभी 3 सेक्टर, सब में इसमें भी आपको कम से कम 8% की गिरावट पे ही पैसा लगाना चाहिए, मिनिमम 8%। ठीक है, सिर्फ एक मेटल है जो सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, 10%, उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए, 10% तो 10%। ठीक है, और छोटे अमाउंट से, छोटे अमाउंट, ये सब क्या है, सेक्टर क्या है, कभी भी गिरावट कितना भी हो सकती है, कोई नहीं जानता इसके बारे में, बस छोटे अमाउंट से करना। अगर ये रैली देगा भी तो बहुत अच्छा खासा रैली देगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार EV इंडिया को देख लिए, इसमें 14% की अभी फिलहाल गिरावट चल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार EV इंडिया का इंडाइसेस देख लेंगे। ठीक है, मार्केट डाटा पे चलेंगे, इंडाइसेस, और EV जो न्यू एज इंडाइसेस है इसका, वो आपको थीमेटिक में मिलेगा। ये इंडाइसेस, ये जो सेक्टर है ये थीमेटिक में आता है। तो चलिए, हम लोग ये थीमेटिक में आ गए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए, निफ्टी EV एंड न्यू एज ऑटोमोटिव्स। बस हम लोग इसको ओपन करेंगे, देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और कितने स्टॉक्स इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल 33 स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पे देखिए, EV में तो आजकल टाटा मोटर्स भी EV में एंट्री ले चुका है, सबको पता होगा। तो टाटा मोटर्स है, CG पावर्स है, फ्लोर केमिकल्स है, टाटा टेक है, इसके अंदर JFC भी इंडिया, वेरको, मदरसन सुमी, ओलेक्ट्रा, ठीक है, टाटा केमिकल भी है, SCL, मतलब जो भी इसमें, टाटा एलेक्सी भी है, क्योंकि टाटा एलेक्सी IT सेक्टर्स की एक कंपनी है, लेकिन वो EV का जो सॉफ्टवेयर वगैरह डिजाइन वो करती है। तो बहुत अच्छा सेक्टर है, ये ग्रोइंग सेक्टर है, इसका फ्यूचर अच्छा ब्राइट है। बट अभी फिलहाल ये थोड़ा सा दबाव में चल रहा है। अगर किसी को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस भी देखना है तो अपना देख सकते हैं, बट छोटे अमाउंट से। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज मेरा जो व्यू रहा, ये मैंने आपको बताया 3 ETF के बारे में, तीनों में किस में मौका बन रहा है, इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इसमें कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दिया। एक जो नया इंडाइसेस था डिफेंस का, वो मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। तो टोटल 4 इंडाइसेस था नए में जो लगभग लॉन्च हुआ था, तो वो मैंने कवर कर दिया आप लोगों को। और कोई भी क्वेरी हो इन सभी इंडाइसेस से लेकर के, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिखें, मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगा और डिटेल्स में उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे उसका। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है उसको आप लोग प्यार दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं, जो भी ETFs के बारे में जानना चाहते हैं, उनको लिंक दें, उनको शेयर करें, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें और वो भी जानकारी ले सकें। और अनुरोध है कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन और ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं इस पर वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपसे कोई जानकारी छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।